नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा भारतीय संविधान में जो टॉपिक है यह है केंद्रीय कार्यपालिका। किस पे है? केंद्रीय कार्यपालिका। अब केंद्रीय पालिका में जो सबसे पहले आते हैं यह हमारे देश के राष्ट्रपति आते हैं। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को रखा गया है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52। अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने को योग्य तब होगा जब वह, पहला पॉइंट है, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभपद पर न हो। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है कैसे होता है? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति भारत का बन सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पदत्याग क्या क्या है? तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद तब तक धारण किए रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब पद धारण करने से पूर्व एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेना पड़ता है। मतलब वो किसके सामने शपथ लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश सामने। अगर वो उपस्थित नहीं है तो जो सबसे सीनियर जज होंगे उनके सामने उनको क्या लेना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन इस समय गलत है, 5 लाख हो गया है। कितना हो गया है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख है, जो आयकर मुक्त है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन आयकर देना पड़ता है, आयकर मुक्त होता है तो आयकर मुक्त होता है। इस पॉइंट को याद रखना। अब देखिए महाभियोग, यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग चलाकर उसे 5 वर्ष से पूर्व भी अभ्यस्त किया जा सकता है। तो फैक्ट आप याद रखना कि अनुच्छेद 61 किसके तहत लगता है? कई एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बस यही पूछा जाता है, महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगेगा? तो आर्टिकल 61। महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व लिखित में देनी होती है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आया हुआ। 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व लिखित देना पड़ता है? 14 दिन पूर्व लेना। अनुच्छेद 56 होगा यहाँ दोस्तों। अनुच्छेद 56 और 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवा अन्य किसी विधि द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 56 और 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवाय अन्य किसी विधि द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो कार्यकारी शक्तियाँ, शासन राष्ट्रपति के नाम पर
अनुच्छेद 77 और 299 के अधीन सरकार के समस्त कार्य जैसे संधि समझौता आदि राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार, मंत्रिमंडल के निर्माण तथा निर्वाचन संपन्न हो जाने के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। सब फैक्ट ऐसे हैं, जस्ट पढ़ लेंगे सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद नियुक्ति और पदमुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा पदमुक्त करने की शक्ति भी रखते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री और भारत का महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, भारत के विदेशों में नियुक्त राजदूत तथा उच्चायुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजातियों के विशेष अधिकारी आदि की नियुक्ति यही करते हैं। आदि की नियुक्ति क्यों करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। अब विधायी शक्तियाँ इनके पास क्या क्या है? विधायी शक्तियाँ तो संसद का अधिवेशन बुलाने तथा लोकसभा भंग करने की शक्ति। अनुच्छेद 85 और 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करते हैं तथा उनका सत्रावसान भी करते हैं और किसी विषय पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत बुलाते हैं। अब दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की शक्ति अनुच्छेद 87 के तहत है। अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक नवीन लोकसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करके सत्र को आहूत करते हैं। आहूत करते हैं। अब राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए, दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो नीलम निर्विरोध है, याद रखना, नीलम और निर्विरोध दोनों में नी है, उससे आपको याद हो जाएगा। और कार्यकाल में मृत्यु होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने निर्वाचन में द्वितीय चक्र में मतगणना करनी पड़ी थी। तो वीवी 2 बार आया है तो द्वितीय याद रखना, वीवी गिरी और द्वितीय। कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होते हुए वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। अब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, पाटिल, प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे हैं। सब पूर्व में क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। अब संसद सदस्यों की मनोनयन शक्ति अनुच्छेद 80 के अधीन राष्ट्रपति संसद के गठन के लिए राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्य मनोनीत करता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में विशेष कार्य किया है। तो याद रखना कितने सदस्यों करता है राज्यसभा में? 12। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कई बार आर्टिकल पूछ लेता है, किस आर्टिकल के तहत करता है? तो यह 331। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है जहां राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय करने वाले विनियोग विधेयक, कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक तथा व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब राष्ट्रपति को वीटो शक्ति जो है इसकी क्या है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून का रूप ले सकता है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाए कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून का रूप ले सकता है। ये मतलब इतना हटा देना है, कानून का रूप ये वाला हटा देंगे, इसमें गलती से आ गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून का रूप ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति को निम्न वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो में क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक
जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता वह पूर्ण वीटो है। नेक्स्ट में क्या है, निलंबनकारी वीटो। कौन सा है, निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित करने के उद्देश्य से अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेजता है, लेकिन इसमें धन विधेयक को छोड़कर है, याद रखना। इसको धन विधेयक को छोड़कर जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित करने के उद्देश्य से अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेजता है, लेकिन इसमें धन विधेयक छोड़कर, क्वेश्चन यहीं से बना देता है, तो याद रखना धन विधेयक को छोड़कर के बात कही गई है। अब देखो आ रहा है जेबी वीटो। जेबी वीटो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के दिन में अभी उतना प्रासंगिक नहीं रहा। इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में अनुमति न देता है और न पुनः विचार के लिए भेजता है, संसद भेजता है, तो इसे क्या कहा जाता है, जेबी वीटो, मतलब अपने पास ही रख लेता है। अब इसका प्रयोग देखिए एक बार हुआ बताया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बार इसका अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया और विधेयक को अपनी अनुमति देने के बजाय अपनी जेब में रख लिया। अपनी जेब में क्या किया, रख लिया। अब देखिए राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं, राष्ट्रपति देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं जल थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब न्यायिक शक्तियां इनके पास क्या क्या है, न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति, न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो मतलब अनुच्छेद 124 से याद रखना, अनुच्छेद 124। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां भी क्या क्या है। आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद आपात उपबंध है। इसमें भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो नागरिकों के मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उसकी आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति युद्ध वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन कब करता है, जब उसे लगता है कि राज्य में कानून सही हिसाब से नहीं चल रहा है, राज्य में कानून सही हिसाब से नहीं चल रहा है और नागरिकों की हितों की रक्षा नहीं की जा रही है, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति शासन 356, कई बार पूछा राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है, तो अनुच्छेद 356। और राष्ट्रीय आपात 352। और वित्तीय आपात में क्या है, वित्तीय आपात में राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगे कि भारत या किसी उसके भाग में वित्तीय खतरा पैदा हो गया है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात घोषणा कर सकता है। किसी कर सकता है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब देखिए सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था यह 20 जून 1951 को घोषित किया गया, जो 17 अप्रैल 1952 तक प्रवर्तन रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि पंजाब में ही, इस प्रदेश में 11 जून 1987 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 25 फरवरी 1992 तक प्रवर्तन रहा। सबसे लंबा रहा, 11 जून 1987 से लेकर के 25 फरवरी 1952 तक। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन केरल में लगा है, कुछ फैक्ट है जो याद रख लेना। और सबसे कम राष्ट्रपति शासन जो लगा है, कहाँ लगा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में एक बार। राष्ट्रपति शासन की सबसे कम अवधि कर्नाटक में केवल 7 दिन रही है। सबसे कम अवधि केवल 7 दिन रही है। तो दोस्तों आज ये था भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जिसके तहत राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधान है, उनका निर्वाचन है, उनको अपदस्थ करने का है, ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस किया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे हिंदी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे टॉपिक अपलोडेड हैं, और दोस्तों जाइए वहाँ उसको देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।